लोगों ने धोखा दिया था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। लेकिन वो कब कहा था और उसके बाद भी 56 तक बाबा साहब जिंदा रहे, तो बाबा साहब ने ये कहा क्या कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इसलिए अब पढ़े लिखे बनो ही मत, पढ़ना ही बंद कर दो, ऐसा कहा क्या हमारे बाप ने? जिन लोगों ने धोखा दिया उसके बाद भी बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब शिक्षित होके ही लड़ो, ऐसा बोला। अनपढ़ रह के लड़ने के लिए नहीं कहा गया। अनपढ़ को भी पढ़ाने का आपको बात कही गई, आप अनपढ़ों के साथ ही लड़ाई लड़ने लगे, तो इसीलिए आपकी लड़ाई का पतन होगा। क्योंकि हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने पढ़ाई करके लड़ाई की है, वो बौद्धिक पढ़ाई करके लड़ाई की है। आपने बौद्धिक पढ़ाई की ही नहीं और आप जो है लड़ाई करने आ गए, इसीलिए आप जो है संघ शक्ति कलयुग का नाम ले रहे। हमारे पास तो जय भीम बोलना और अट्टदीप भव बोलना, ये नारा मुबलक है आजीवन संघर्ष करने के लिए। क्या बुद्धिस्ट लोग कलयुग को बिलीव करेंगे? कलयुग शब्द है, कलयुग तो शब्द है, बुद्धिस्ट लोग बिलीव करेंगे इसको? कलयुग तो हमारे लोग कैसे मुक्त करवाएंगी? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं इंजीनियर राज श्रींगले, पूर्व विधानसभा में दक्षिण नागपुर तथा राष्ट्रीय संयोजक संविधान संरक्षण समिति, और इसमें जो इंटरव्यू किया है भंते जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने इस रिट पिटीशन में 380/2012 ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पिटीशन में हम लोगों ने इंटरव्यू करवाया है। और जैसे कि आज नेक्स्ट हियरिंग की टेंटेटिव डेट मिली है 20 से 21 जनवरी की, तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों के एंटर होने के कारण प्रेशर बढ़ गया, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तभी टेट आगे करी गई है। क्योंकि हमारे लोग तो दस्तावेज लेके बैठे हैं। बिहार सरकार नहीं बनी जो मैनिफेस्टो जारी किया था कि वहाँ बिहार मुक्त होकर, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, अभी 25 तारीख को जो हुआ पूरे देश ने देखा है ना। प्रधानमंत्री जी के हाथ थर-थर कांप रहे थे ऊपर देखते हुए, क्योंकि वहाँ तिरंगा होना चाहिए था, जिसको कभी भी आरएसएस ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना, कि आज भी उनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, जिसके आधार पे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हैं जिस संविधान के कारण, वो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखता। और ये लोग देश की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि हम सबसे देशभक्त हैं। यही से तो हम बता रहे हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने इस भारत देश के महापुरुषों के साथ, उनके त्याग बलिदान के साथ और उनके इतिहास के साथ, उनके विरासत के साथ छल किया है, इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं। वो उनके कार्यशैली से देखा जा सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं वो लोग गलती कर रहे हैं। क्योंकि किसी अच्छे इंसान का छीन के अगर आप कोट पहन लोगे तो कोट आपका नहीं होता है, वो उस सच्चे इंसान के मेहनत का कोट होता है जो आपने छीन के पहना है। वो भले आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो उसके खून पसीने की कमाई होती है। और इसीलिए ये जो महाबोधि महाविहार है, ये भी हमारे पूर्वजों के खून पसीने की कमाई है, फ्री में मिली हुई या किसी से ढापी हुई, या बोलते हैं ना कि हासिल की हुई नहीं है, ये कमाई हुई है। ये सारी विरासत जो भारत में है, ये हमारी कमाई हुई विरासत है। हमारे लोग ईमानदार थे, हमारे लोग संघर्षशील थे, हमारे लोग त्याग और बलिदान का प्रतीक रहे। जितने हमारे महापुरुष है, चाहे वो हम तथागत बुद्ध से शुरू करें और बाबा साहब पे खत्म करें, तो तमाम हमारे महापुरुष त्याग और बलिदानी रहे हैं और संघर्ष आजीवन करने वाले रहे हैं। तो ये जो हमारे मध्यम जो मिडिएटर हुआ है, जो मध्यकाल रहा है भारत का, जिसमें लोगों ने इतिहास के ऊपर, जो इतिहास नहीं जानता तो डेफिनेटली वो इतिहास अपना खो देगा। और उसी कारण हम लोगों ने 84,000 विहार खोए हैं। आज 84,000 में से हम लोग केवल 8-10 विहारों के ही नाम बता पाते बुद्धिस्ट लोग, पूरे लोगों के तो बता नहीं पाते हैं। और इसीलिए महाबोधि महाविहार के केस में भंते ज्ञान ज्योति जी के नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू हुई है। और हम जानते हैं कि जितने अच्छे लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, उतने जल्दी हम लोग इस लड़ाई में मुकम्मल हो पाएंगे और इसको जीत पाएंगे। और जब तक फर्जी लोग, अभी जैसे आप लोगों ने जिक्र किया था कि विनयचार्य जी क्या कर रहे हैं, आकाश लामा जी क्या कर रहे हैं, हम लोग तो नाम भी नहीं लेना चाहते इन लोगों का, लेकिन वही लोग जो है वीडियो में बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है संघ शक्ति कलयुग को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग क्यों करेंगे भैया? आप अपने पोस्टर पे लिखो, आप अपने वीडियो में लिखो और कह रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? आपने तो खुद लिख के रखा है, और जब लोग पढ़ रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना बोल रहे हैं। आज लोग आपके चैनल छान रहे हैं, आपके इस संघ शक्ति कलयुग लिखा है। और हम तो सीधा काशीराम जी को मानते हैं। काशीराम जी ने कहा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमारे बाबा साहब ने सब लिख के गए हैं, ठीक है। हमारे बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस आप देख लीजिए, वो काफी है, 42 वॉल्यूम्स काफी होते हैं, हम पढ़ नहीं पाए अब तक। मैं तो बोलती जो लोग लड़ रहे हैं उन्होंने बाबा साहब का कितना लिटरेचर पढ़ा है, क्योंकि
जब आप बाबा साहब का पढ़ लोगे ना, उसके बाद अपना लिखना शुरू करो और अपना इन्वेंशन शुरू करो, क्योंकि आप 10वीं फेल हो, आप जानते हो कितने पढ़े हो। बाबा साहब का नाम खराब कर रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। लेकिन वो कब कहा था, और उसके बाद भी 56 तक बाबा साहब जिंदा रहे, तो बाबा साहब ने ये कहा क्या कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इसलिए अब पढ़े लिखे बनो ही मत, पढ़ना ही बंद कर दो, ऐसा कहा था हमारे बाप ने। जिन लोगों ने धोखा दिया, उसके बाद भी बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब शिक्षित होके ही लड़ो, ऐसा बोला। अनपढ़ रह के लड़ने के लिए नहीं कहा गया। अनपढ़ को भी पढ़ाने का आपको बात कही गई, आप अनपढ़ों के साथ ही लड़ाई लड़ने लगे, तो इसीलिए आपकी लड़ाई का पतन होगा। क्योंकि हमारे जितने महापुरुष हैं, उन्होंने पढ़ाई करके लड़ाई की है, वो बौद्धिक पढ़ाई करके लड़ाई की है। आपने बौद्धिक पढ़ाई की ही नहीं, और आप जो है लड़ाई करने आ गए, इसीलिए आप जो है संघ शक्ति कलयुग का नाम ले रहे। हमारे पास तो जय भीम बोलना और अत्तदीप भव बोलना, ये नारा मुबलक है आजीवन संघर्ष करने के लिए। क्या बुद्धिस्ट लोग कलयुग को बिलीव करेंगे कि कलयुग शब्द है, कलयुग जो शब्द है, बुद्धिस्ट लोग बिलीव करेंगे इसको? कलयुग तो हमारे लोगों को ही कहा गया था। महात्मा फुले से जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, तब से उनको कलयुग कहने लग गए थे। उनको जाति जमाती से बाहर कर दिया था, उनके समाज से बेदखल कर दिया गया था। उनके पिताजी को डराया गया था कि अगर ये पढ़ाई करेगा तो पूरे समाज का सत्यानाश होगा, तो उनको डरने के कारण ही तो घर से बाहर कर दिया गया था। कलयुग आ गया, तुम्हारा लड़का पढ़ेगा क्योंकि तुम माली हो, माली का बच्चा पढ़ता थोड़ी ना है। इसने तो केवल फूल की बगीचा करना चाहिए, है ना। मोदी जी ने दे दिया, काम से तो दे दिया, लोहार को, सोनार को, पहाड़ को, जो मिट्टी बनाने वाला, वो अच्छा मतलब अखंड भारत। हम तो मोदी जी को नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। मोदी जी भी इसलिए हम लोग मानना पड़ रहा है क्योंकि वो रोजगार तो दे रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर है। रोजगार की हमें जरूरत नहीं है। हमारे संविधान ने सबको रोजगार देने के लिए बात तो स्पेशल प्रोविजन लिखा हुआ है। जितने SC ST OBC है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करने के लिए कहा है। ये स्पेशल प्रोविजन कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको 2 किलो का राशन फ्री में देके हमारे लोगों को आलसी और हमारे लोगों को निहत्था बनाना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग निचले रहे, मांगने वाले रहे, कभी भी देने वाले या बनाने वाले नहीं रहे। आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे कितने लोगों की फैक्ट्री आज के हमारे देश में है। कितने SC ST लोगों की फैक्ट्री आपको इंडस्ट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। राशन तो मिल रहा है ना, आप तो यही तो मैं कह रही, आप केवल राशन की बात कर रहे हैं, मैं बनाने की बात कर रही हूँ कि कितने लोगों की इंडस्ट्री है जो राशन दे पाएगी। राशन भी तो बेचा जाता है ना, इसका मतलब राशन किसी से लेके आपको दिया जाता है ना 2 रुपए का, घर में तो नहीं बन रहा है ना। तो वो फैक्ट्री किसकी है? वो फैक्ट्री बनिया ब्राह्मणों की है ना, आपकी नहीं है। तो इसीलिए पहले वो फैक्ट्री अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग बांटेंगे ना फिर राशन, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई साहब। चलिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगला डेट पड़ गया है, शायद 20 जनवरी है। yes. उसके बीच में आप लोग क्या करने वाले हैं कि 20 जनवरी का एक फाइनल डेट साबित हो और आगे डेट ना बढ़े? हमारे भंते जी नेतृत्व में ही हम लोग ये सारा मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और जो भी अपडेट है उसके हिसाब से हम लोग जो चर्चा करेंगे उसके हिसाब से जाहिर करेंगे। एक यात्रा भंते जी की होती है, उस महाबोधि या महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन करके उसी यात्रा के अंतर्गत हम लोग भीमा कोरेगांव संघर्ष करेंगे, जो हमारे पूर्वजों का संघर्ष इतिहास बताता है कि किस तरह हमने उस शनिवार वाड़े का खात्मा करके हमारे बहुजनों का राज लाया था वहाँ पे। तो वो इतिहास पुनः जिंदा करके यहाँ पे इन मनुवादियों को प्रेशर लाया जाएगा कि हम भीमा कोरेगांव की औलादे हैं, हम लोग अभी कलम से लड़ रहे हैं, तो कलम से मान जाइए। क्योंकि अगर हमने तलवार बाहर रखी है, भूले नहीं है कैसे चलाते हैं, ठीक है, तो रखी हुई तलवारें उठा लेंगे ना तो फिर आप लोगों के लिए जंग पड़ गई है। अरे जंग साफ हो जाता, हम लोग केमिकल इंजीनियर कैसे साफ करते हो जानते हैं। प्रदेश में आप लोग जागरूक करते हैं, उसी प्रदेश में बीजेपी सरकार बना लेती है, कैसे जागरूक करते हैं? कहाँ जागरूक किया गया? कहाँ जागरूक किया? बिहार को जागरूक किया जा रहा है, वहाँ मोदी के वहाँ पर सो गए सारे लोग, बीजेपी निकाल दिए। आप ये कह रहे हैं, लेकिन लगाया गया यूपी वाले। अरे आपको मालूम नहीं था कितना पैसा बंटवाया? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो वहाँ क्लेम हो रहा है, कितने वोट एक्स्ट्रा निकले कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो वोट कहाँ से आए? SRI कराया था ना, वोट तो कम होना चाहिए था, बढ़ कैसे गए? कितना सारा है, मतलब SRI में आपने तो वोट कम कराई ना, जो फर्जी है उसको हटाया गया। तो फिर आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में वोट कैसे पड़े? वोट कैसे बढ़े? फिर वो डाटा डिलीट क्यों कर दिया गया? जब ये पकड़ में आने लगे तो डाटा डिलीट भी कर देते। डाटा क्यों डिलीट किया गया? वीवीपैट का डाटा किधर गया? पर्चियां कैसे खात्मा कर दिया इतनी जल्दी? चुनाव तो अभी हुए ना हाल ही में, रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर किया, तो कम से कम 6 महीने तक होल्ड रखना पड़ता है। तो क्योंकि मैं MLA कैंडिडेट रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कम से कम 6 महीने तक डाटा होल्ड करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट क्लेम करता है तो आपको उसको करना पड़ेगा, वो करेगा ना। पूरे प्रोसेस की फी जो होती है, भरे 50,000 हो पर वीवीपैट, वो भरते हैं ना लोग, जिसके भरने की वो होगी भरी जाएगी और उसकी काउंटिंग की मांग की जाएगी और वो आपको करके दिखाना पड़ेगा।
आप पहले ही कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट मांग नहीं करेगा? चुनाव जीतने के बाद हम विरोध करते हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हैं? चुनाव के पहले बार इतना बड़ा तो वो रैली निकली है ईवीएम के अगेंस्ट में। आपने किया है ना? अरे पार्टी के लोगों को विरोध करना चाहिए शुरू से। किया ना। अरे राहुल गांधी जो कांग्रेस का वो जो संविधान लेके घूम रहे थे, वो तो उसी का ईवीएम का विरोध करने के लिए तो उतरे थे। उसके बाद किसका करे है? विरोध किया, अभी तो CBM का नाम ले लिया। आप देखिए, हमको समझने में गड़बड़ी। पेपर लीक हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? आप क्या बोलेंगे? मैंने बोला पेपर लीक हुआ, इसका अर्थ क्या होता है बताइए? कांग्रेस खुल के नहीं, हाँ नहीं, इसीलिए बौद्धिक लोगों को वो खुल के बोले ना बोले, आप बोलिए ना, जरूरी है क्या उसका ही मुंह उपयोग करेंगे? इसलिए तो मैंने कहा पेपर लीक हुआ, इसका मतलब दो चीजें। पेपर लीक हुआ, इसका मतलब दो चीजें होती है। एक चीज ये होती है कि किसी ने उस पेपर को जानबूझ के वो किया, या कोई खुद ही विद्यार्थी जो है उसकी चीटिंग कर लिया हो, है ना, उसके हाथ में ऊपर चले। दो उसके मीनिंग निकलते हैं। हम लोग केवल एक ही मीनिंग लेके चल रहे हैं। कांग्रेस भी शायद एक ही आंख से देख रही है। देखिए, हमको केवल कांग्रेस के बेस पे नहीं रहना चाहिए। अभी एक जज से हम लोग बात कर रहे थे, वो जज कह रहे थे, या जज रहे हैं वो, और उन्होंने बताया कि इस देश में पूरी पॉलिटिक्स केवल 2000 फैमिली के पास घूम रही है, इसके अलावा कोई दूसरी फैमिली ही नहीं आ रही है राजनीति में। आप देखिए कितनी बड़ी बात कही एक जज ने। उन्होंने कहा कि केवल 2000, पूरे भारत की केवल 2000 फैमिली, इन्हीं में राजनीति चल रही है, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक, हर राज्य की। अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है, जबकि देश में करोड़ों जनता, 130 करोड़ की जनता की बात आप कर रहे हैं, और केवल 2000 फैमिली पूरी राजनीति चला रही है, और फिर आप कह रहे हैं हम परिवारवाद में नहीं कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। आज वो जज को समझ में आई। अगर ये धीरे धीरे करते हमारे यंगस्टर्स तक पहुंचने आ गई, तो मुझे लगता है कि देश में जरूर चेंज होगा। देश में केवल बीजेपी कांग्रेस के ऊपर राज नहीं होगा, हमारे युवाओं को भी खड़ा होना पड़ेगा। ये नया तीसरा पहल बन सकता है।